हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दोस्तों एएफएम की जो हमारी सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया गया है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एएफएम एग्जामिनेशन। एग्जाम में आपको आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक से जुड़े हुए। ये क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी हैं, राइट, जहां पर आपको डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिप्रिसिएशन किस तरीके का एक्सपेंस होता है, कैसे डिप्रिसिएशन को अकाउंट करते हैं, उससे जुड़े भी सवाल आ सकते हैं। या फिर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन, राइट। तो हम दोनों तरीके से जो थ्योरेटिकल पार्ट है एंड दी न्यूमेरिकल पार्ट फॉर द डिप्रिसिएशन वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। इन दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वहां पर हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन, राइट। सो सबसे पहले डिप्रिसिएशन होता क्या है, व्हाट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किसी भी एसेट का जिसको हम ओन करते हैं एक लंबे समय के लिए, कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट जिसको हम ओन करेंगे और उसे काफी लंबे समय तक हम लोग यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डू सम सर्टन एक्टिविटीज, यानी उस एसेट को हम एक लंबे समय तक यूज कर रहे हैं और उससे कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो समय के साथ उस एसेट का जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, उसमें कुछ कमी आती रहती है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज बेसिकली a decline which happens in the value of the tangible assets when they are used for a long time, राइट। तो एक तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो डेप्रिसिएशन का टर्म है ये अकाउंटिंग के लैंग्वेज के अंदर ओनली टेंजिबल एसेट्स के ऊपर यूज होता है, वो फिजिकल एसेट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। और वो एसेट्स जो 1 साल या उससे लंबे समय तक के लिए हमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट दें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है उसके यूजेज के साथ, राइट। सो द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वो आप हल्का सा यहाँ पर याद रखेंगे कि इट इज एन अकाउंटिंग मेथड यूज्ड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और फिजिकल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि वो एसेट जिसको हम एक लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, जितने टाइम तक हम उसको यूज कर रहे हैं उतने टाइम में उसकी जो पूरी वैल्यू है वो डिक्लाइन होती रहेगी, दैट इज डेप्रिसिएशन, राइट। अब डेप्रिसिएशन के बारे में ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैंने एक कार परचेज की है फॉर रुपीज 10 लाख। उस कार को मैं अगले 10 साल तक लेटर से यूज करने वाला हूं, राइट। तो 10 लाख की जो कार है उसको मैं जब अकाउंट बुक्स में एंटर करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि आई हैव परचेज द कार फॉर रुपीज 10 लाख एंड आई विल बी यूजिंग इट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि उस 10 साल के इंटरवल के अंदर कार की जो वैल्यू है 10 लाख रुपीज की वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। और ये हम नेचुरली मानते हैं कि अगर मैं 5 साल यूज करने के बाद उस कार की वैल्यूएशन करूंगा तो वो 10 लाख नहीं होगी, वो 10 लाख से कुछ कम होगी। और आफ्टर द 10 ईयर्स टाइम जब मैंने उसको पूरी तरीके से यूज कर लिया है तब जो उसकी वैल्यू बची होगी उस कार की वो काफी कम होगी एज कंपेयर टू रुपीज 10 लाख, राइट। तो ये जो वैल्यू डिक्लाइन है ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। तो अगर हम हर साल देखें तो एनुअली ये जो आपका डेप्रिसिएशन है वो लगातार कम होता रहता है। वैल्यू ऑफ द एसेट इट डिक्लाइंस ड्यू टू द यूज ऑफ द एसेट एंड वियर टियर, ये भी क्लियर है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वेन एवर इन अकाउंट्स वी टॉक अबाउट की डेप्रिसिएशन, वो जो कार की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो ये जो वैल्यू में डिक्लाइन हो रहा है इसको हम एक ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उस कार को हम ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज अ सर्टन कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग। वो कॉस्ट किस फॉर्म में है कि वो 10 लाख की वैल्यू में जो कमी आ रही है, 1 साल के बाद वो 9 लाख की बच गई, 2 साल के बाद वो 8 लाख की बच गई, तो ये जो 1-1 लाख कम हो रहा है हर साल, दैट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट वी आर पेइंग फॉर यूजिंग दैट कार, राइट। नाउ डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या हैं? सबसे कॉमन कॉज है द वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट। हम उसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका वियर एंड टीयर होगा। टाइम, जैसे भी किसी एसेट के साथ टाइम काफी टाइम तक हम उसे यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आता है, तो टाइम इज ऑल्सो अ फैक्टर। ऑब्सोलेंस इज ऑल्सो अ फैक्टर। कुछ ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो टाइम के साथ उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाए। यानी कि लेट अस से अगर हम आज से 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करें, नोकिया के जो मोबाइल फोन्स आते थे विच वर नॉट स्मार्टफोन्स, दे वर फीचर फोन्स, उनकी क्या वैल्यू रहती थी। लेकिन एज द टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड द न्यू टच स्क्रीन फोन्स दे केम इनटू द मार्केट। तो अगर आपने कोई 4000 2000 3000 का नोकिया का हैंडसेट लिया भी होगा, टेक्नोलॉजी नहीं आने के साथ वो जो आपके पुराना मोबाइल फोन था नोकिया का उसकी वैल्यू कम हो गई, राइट। तो ये होती है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी
एंड विद द कमिंग टाइम सम एसेट्स वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो उतने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं है, राइट। नेक्स्ट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स में योर मशीनरी, योर एनी टेंजिबल एसेट, इट कैन गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और पार्शली डिस्ट्रॉयड, तो उसकी वैल्यू वहां पर भी कम हो जाएगी। और दूसरा हो सकता है फॉल इन मार्केट प्राइस। कुछ ऐसे एसेट हो सकते हैं जो किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो नेचुरल या मैनमेड रीजन हो, आपने उसे परचेज किया एक प्राइस के ऊपर, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, मार्केट के अंदर उसका जो प्राइस है वो काफी कम हो गया है। तो इससे होगा क्या कि अब उस एसेट की जो वैल्यूएशन है, अगर आप उसे मार्केट में बेचने भी जाएंगे तो आपको बहुत कम प्राइस मिलेगा। सो दैट कैन ऑल्सो बी रीजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, राइट। नाउ कुछ एसेट्स होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ये वो एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम नहीं होती। What can be this value? This is land obviously. With time the value of land increases, it does not decrease. ठीक है, तो एक लंबे समय के ऊपर आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है। इसके अलावा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज बेसिकली दैट एसेट विच हैज बीन परचेज फॉर रीसेल, राइट। रीसेल करने के लिए आपने कोई ऐसा एसेट खरीदा है तो उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, और इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री दैट वी परचेज वो एक साल से कम समय के अंदर ही हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, और इस वजह से हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, राइट। अब ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन के अंदर चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज हमें जानना है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वट एवर इज द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर, इट इज सेपरेट फ्रॉम द एसेट ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के अकाउंट बुक्स में ओनर का जो पर्सनल घर है, ओनर की जो पर्सनल गाड़ी है, उसका डेप्रिसिएशन हम नोट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो एसेट जो एक साल से कम समय के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, उनके कॉस्ट में भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है ओवर टाइम, राइट। इसके अलावा प्रॉपर्टी दैट इज एक्सचेंज्ड और सोल्ड, अगेन वो प्रॉपर्टी जो रीसेल के लिए ली गई उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, राइट। और वो प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय या अबैंडन कर दी गई है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अचानक ही हमने खत्म कर दी, तो उसके ऊपर भी ग्रेजुअल हम डिक्लाइन नहीं करेंगे। सो लेट अस से आई परचेज्ड अ बिल्डिंग, बट आफ्टर 2 years ऑफ यूजेज ऑफ दैट बिल्डिंग आई अबैंडन दैट बिल्डिंग। वो बिल्डिंग को या तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई या उसका स्ट्रक्चर बहुत वीक था, तो हमने उस बिल्डिंग को अबैंडन कर दिया। तो अब उस बिल्डिंग का जो कॉस्ट था, जो मैंने परचेज में लगाया था, उसको हम आगे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन में चार्ज नहीं करेंगे। हम उस बिल्डिंग का जो भी कॉस्ट था उसको एक ही बार में हम लोग दिखा देंगे कि नाउ दिस बिल्डिंग इज नॉट यूजफुल फॉर अस, राइट। नेक्स्ट, नीड क्या है डेप्रिसिएशन की, हम करते क्यों हैं? सबसे पहले तो प्रॉफिट्स को करेक्टली डिटरमिन करने के लिए कि वट एवर इन द कंपनी, व्हाट इज आवर करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा? व्हेन वी नो आवर करेक्ट इनकम एंड वी नो आवर करेक्ट कॉस्ट्स, राइट। तो जितनी इनकम हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए, हमें जितना कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं वो कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, और इसी कॉस्ट के अंदर आपका एक कॉस्ट आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। सो इफ वी डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन, वो एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्लाइन हो रहा है, अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कॉस्ट हम करेक्टली डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझे, लेट अस से आई परचेज अ मशीनरी। वो मशीनरी जो है मेरे लिए पेन्स बनाने का काम करती है। सो मैंने उस मशीनरी को अगेन फॉर ₹10 लाख आई हैव परचेज दैट मशीनरी, एंड आई एम गोइंग टू यूज दैट मशीनरी फॉर लेट अस से 5 years। तो मैं 10 लाख की मशीन को 5 साल तक यूज करूंगा और वो मुझे पेन बना करके देगी। लेकिन आप समझिए, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता हूं, मैं उस मशीन की वैल्यू 10 लाख से कम नहीं करता हूं आगे आने वाले सालों में, तो मेरे बुक्स के अंदर मैं हमेशा यही दिखा रहा हूं कि आई हैव परचेज्ड अ 10 लाख मशीनरी, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख है। लेकिन अगर मैं 5 साल बाद उस मशीन को रीसेल करने जाऊंगा या उसको रिसाइकल करने जाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं मुझे उसकी पूरी वैल्यू रिसीव नहीं होगी। आई विल नॉट रिसीव ₹10 lakhs, आई विल रिसीव सर्टन लेस अमाउंट। तो ये जो अमाउंट में कमी आई है, इसको हमें कॉस्ट की तरह दिखाना पड़ेगा ना अपने अकाउंट्स के अंदर। सो दैट इज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, द नीड इज टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, अगेन टू शो कि जितने भी एसेट्स हमारे पास है उनकी करेक्ट वैल्यू क्या है, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेप्रिसिएशन का रीजन होता है वो होता है टू मेक प्रोविजंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। टेकिंग द सेम एग्जांपल, लेट अस से आई परचेज्ड अ कार फॉर ₹10 लाख एंड आई एम यूजिंग गोइंग टू यूज इट फॉर लेट अस से 5 years। सो 5 years तक मैं उस कार को यूज करूंगा, लेकिन आई हैव टू बी रेडी दैट आफ्टर 5 years आई विल बी नीडिंग अ न्यू कार। मुझे 5 साल के बाद एक नई कार चाहिए होगी, तो उस नई कार को परचेज करने के लिए भी मेरे पास कुछ अमाउंट जो है वो होना चाहिए। तो ये अगर मुझे पहले से हम इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे दैट द कार दैट आई एम परचेजिंग इज ओनली गोइंग टू बी यूज्ड फॉर 5 years, आई विल मेक अ सिंकिंग फंड। दिस सिंकिंग फंड आई विल मेक फॉर परचेजिंग अ कार आफ्टर 5 years। तो मैंने क्या कहा, बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं कि आपने वो जो कार है या जो आपकी मशीनरी है, जो एसेट है, उसकी यूजफुल लाइफ है 5 years की, and you or are making a provision that after 5 years you will again need ₹10 lakh to purchase a new car,
राइट। तो ये जो अगेन 10 लाख रुपए आपको चाहिए कार को दोबारा खरीदने के लिए, नई कार खरीदने के लिए, इसको आप बनाएंगे तभी जब आपको पता लगेगा कि आपकी ओरिजिनल कार की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जितनी वैल्यू कम हो रही है इस ओरिजिनल कार की, उतना ही फंड आपको इस सिंकिंग फंड के अंदर डालते रहना है, सो दैट आफ्टर 5 years द वैल्यू ऑफ योर कार हैज गॉन डाउन, बट यू हैव अ सिंकिंग फंड, उस फंड को यूज करके यू कैन परचेज द न्यू कार, यू कैन रिप्लेस योर ओल्डर कार, राइट। सो दीज आर द 3 needs ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन? फैक्टर्स का मतलब है इन चीजों को ध्यान में रखते हैं हम डेप्रिसिएशन करते वक्त। पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द एसेट, द प्राइस एट विच वी परचेज दैट एसेट, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। वो उसका इनिशियल प्राइस होता है, उसे परचेज प्राइस कह सकते हो, हिस्टोरिकल उसकी कॉस्ट कह सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज योर एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। सो आपको इनिशियल प्राइस पता लग गया जो कॉस्ट का प्राइस है, जो एसेट का प्राइस है। उसके बाद आफ्टर द यूजफुल लाइफ उस एसेट का कितना प्राइस होगा मार्केट के अंदर, दैट इज द रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। लेट अस से आई परचेज एन एसेट and the cost price for that asset is rupees 1 lakh, right, and I will be using that asset for next 4 years, right। तो अब जो 4 years का टाइम है वो होगी इसकी यूजफुल लाइफ। what is this useful life? This useful life is determined by the owner, the owner who has purchased this asset। वो ओनर ही डिटरमिन करता है कि वो कितने टाइम तक उस एसेट को यूज करने वाला है, ठीक है, और उस टाइम को हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ। So let us say this asset has a useful life of 4 years and it was purchased for rupees 1 lakh. So I will also determine कि after 4 years इस asset का कितना residual value बचेगा। इसी residual value को हम scrap value भी कहते हैं, salvage value भी कहते हैं, राइट। तो मैं अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट करने के बाद जब इस एसेट को मार्केट में दोबारा बेचने जाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे यूज का नहीं रहा, तो मैं शायद कुछ अमाउंट में इसको बेच सकूं, वो अमाउंट 1 लाख से जरूर कम होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि वो अमाउंट जो है, रेसिडुअल अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज है, ठीक है। तो मैंने 1 लाख में खरीदा था एसेट को, 10,000 में उसको बेच दिया, तो रिमेनिंग जो बीच का अमाउंट है दैट इज रुपीज 90,000। दैट इज द अमाउंट दैट आई एम एक्चुअली यूजिंग इन माई कंपनी, राइट। बिकॉज आई हैव परचेज एसेट फॉर 1 लाख, मैंने उसको 10,000 रुपए में वापस बेच दिया, तो मैंने एक्चुअली उस एसेट का 90,000 रुपीज का यूज किया है। तो मैं इस 90,000 रुपीज को इस 4 साल में बांट दूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 90,000 रुपीज अक्रॉस द 4 years। आई विल नॉट से कि मैंने जब एसेट को 2020 में अगर खरीदा था तो ये सारा 1 लाख का कॉस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो 2020 में ही आ गया था, क्योंकि ये एसेट जो है वो सिर्फ 2020 में यूज नहीं हो रहा, वो 22 में भी यूज होगा, 21 में भी यूज होगा, 23 में भी होगा, ये नेक्स्ट 4 years तक यूज होने वाला है। क्लियर हो गया है? तो इस वजह से हमें उस एसेट की जितना यूजेज वैल्यू है, उस वैल्यू को जितने यूजफुल लाइफ है उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस 3 चीजों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है, कोई भी आपसे डेप्रिसिएशन का सवाल आता है, तो आप 3 चीजें ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, व्हाट विल बी द फाइनल रेजिडुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एंड व्हाट इज द यूजफुल ईयर्स दैट द एसेट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर। ओके, नाउ हाउ टू अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरीके का खर्चा है, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस अकाउंट, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज अ नॉमिनल अकाउंट। सो हमने पढ़ा है गोल्डन रूल्स के अंदर दैट वेन एवर देर इज एन एक्सपेंस वी डेबिट द नॉमिनल अकाउंट, एंड वेन एवर देर इज एन इनकम वी क्रेडिट द नॉमिनल अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। Obviously whenever we will account for depreciation we will debit an account जिसको हम नाम ही दे देते हैं depreciation account। अब जब depreciation account डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा वो एसेट जिसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई है। वी ऑलवेज नो दैट फॉर रियल एसेट्स वी विल क्रेडिट द डिक्रीज। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू के अंदर डिक्लाइन होता है तो हम क्रेडिट करते हैं उसके अकाउंट को। सो जब भी डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे हम कैसे चार्ज करेंगे? वी विल debit the depreciation account by the amount of depreciation and we will credit the same amount to the assets account। Okay, now be very careful, after the end of the accounting period whatever is the balance in the depreciation account that entire balance is debited to the profit and loss account। तो जितना भी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने किया है वो सारा डेप्रिसिएशन के अंदर जो बैलेंस बचेगा, डेबिट बैलेंस बचता है डेप्रिसिएशन के अंदर, एंड दैट डेबिट बैलेंस इट गोज ऑन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आप अपनी सारी इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हो, वहीं एक्सपेंसेस के अंदर आपका डेप्रिसिएशन भी चला जाएगा, और आपके जो एसेट की वैल्यू रिडक्शन हुई है वो रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर जो एसेट है वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा।
ठीक है। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि डेप्रिसिएशन जब इनटेंजिबल एसेट्स के लिए किया जाता है, जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी जब वैल्यू डिक्लाइन होती है तो हम उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। सो फॉर टेंजिबल एसेट्स द डेप्रिसिएशन इज नोन एज द डिक्लाइन इन वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन। फॉर इनटेंजिबल एसेट्स द डिक्लाइन इन वैल्यू इज नोन एज एमोर्टाइजेशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन फिजिकल है वैसे एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38 ये कहता है दैट amortization is a systematic allocation of the depreciable amount of the intangible asset over its useful life, right? So that is all for the depreciation that we had to talk about in this video. इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? ठीक है, स्टेटमेंट नंबर ए, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये कैश एक्सपेंस है? जब भी डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं, ध्यान रखेंगे, हम कोई कैश नहीं देते किसी को। कैश हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं जब हमने एसेट को परचेज किया था। डेप्रिसिएशन में हम उस एसेट की वैल्यू को ही टाइम के साथ कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। नहीं, एसेट्स की वैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमेशा एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन ही होगी। एसेट की वैल्यूएशन करना इसको नहीं कहते हैं। इसके अलावा अगर हम सी स्टेटमेंट को देखें, द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर। दिस इज अगेन वेरी करेक्ट। द डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एसेट वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो आपके हर एसेट के अंदर लगती है। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू टॉक इन दिस वीडियो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सर्टेन मेथड्स विद विच वी कैन अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन, और हम उन मेथड्स को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे।